हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसके क्या ऑब्जर्वेशंस थे, क्या कंक्लूजन निकाले गए, क्या पोस्टुलेट्स दिए उन्होंने और उसके क्या ड्रॉबैक्स थे, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस was discovered by Rutherford by his experiment's name was alpha scattering experiment. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल चूज की। गोल्ड फॉइल जो है उन्होंने क्यों चूज की, क्योंकि गोल्ड फॉइल के जो मेलिएबिलिटी है, यानी उसको जो थिन शीट में कन्वर्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया, जिससे कि जितनी पॉसिबल हो सके उतनी थिन शीट वो ऑब्टेन कर सकें। और इस तरह से उन्होंने गोल्ड फॉइल की लगभग 1000 एटम थिक, है ना, ये अराउंड जो है 1000 एटम्स थिक जो शीट थी गोल्ड फॉइल की, वो उन्होंने ऑब्टेन की। और यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स इधर से इस शीट के थ्रू पास किए गए, और ये अल्फा पार्टिकल्स जो इधर उन्होंने स्क्रीन को आगे लगा दिया, जिस पर कि जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करें तो वहां पर लाइट स्पॉट पैदा हो, जिससे आप डिटेक्ट कर पाएं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक हुआ है। तो जो न्यूक्लियस है ये बहुत ही पॉइंट साइज एकदम, अभी हम बात करेंगे जब आप धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगर आप ये वीडियो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जो लिखा हुआ है उसको भी देखेंगे, तो मुझे लगता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से कोई भी क्वेश्चन आप अनआंसर्ड नहीं जाएगा आपका। तो जो अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया गया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, दे पास द क्रॉस, दे क्रॉस और पास द foil without any deflection. Few particles were deflected by some angle. तो जैसे ये यहाँ इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराते हैं तो यहाँ पर रोशनी, लाइट सी पैदा होती थी, जिससे कि वो डिटेक्ट होते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वहां पर स्ट्राइक हो रहे हैं। और ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं एक्चुअल में होते क्या हैं, अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम न्यूक्लियस होता है, डाई पॉजिटिव, यू कैन से। हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन है दो, उनको रिमूव कर दिया जाए तो हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचता है, और हीलियम का जो न्यूक्लियस है दैट इज अल्फा पार्टिकल। और इस अल्फा पार्टिकल और इस हीलियम का जो मास है वो 4u है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया, जो क्रॉस किया गया इस सीट से, तो मैक्सिमम जो थे वो पास हो गए, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और वेरी फ्यू, दैट इज आउट ऑफ 12,000, 1 आउट ऑफ 12,000 रिबाउंड्स, जो 180 डिग्री रिबाउंड हो गया। अब ध्यान दें, एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो गोल्ड फॉइल, ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्क्रीन को क्रॉस करेंगे, पार कर जाएंगे, लेकिन उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक ठीक, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि एक्चुअल में उन्होंने किया क्या। गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, और जो स्क्रीन पर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्रॉस करके वहां पर स्ट्राइक हो रहे थे, तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि भैया मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स है वो वहां जा रहे हैं। कुछ डिफ्लेक्शन से हुए,
दैट मीन्स जो साइडों में टच होंगे इस गोल्ड फॉइल के अलावा, दैट मीन्स वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, और ये जो है रिबाउंड हुआ तो यहाँ भी स्क्रीन आगे तक रही है। बहुत थोड़े से स्पेस से अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया गया, बाकी वहाँ पर जो है ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रही है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर उनके जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस लिखे हम। ऑब्जर्वेशंस क्या रहे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil without deflection ये एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि मैक्सिमम जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, जैसे उनको प्रोजेक्ट किया गया वैसे के वैसे वो पास हो गए। वेरी फ्यू पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स वर deflected by small angles। जो बहुत ही कम पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ स्मॉल एंगल्स से डिफ्लेक्ट हुए। और थर्ड वन, 1 out of 12,000 rebounded, दैट मीन्स वापस रिफ्लेक्ट होके आया 180 डिग्री, रिबाउंडेड, और यू कैन से रिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल। जैसे गया वैसे ही टकरा कर वापस आया। तो ये जो है मोस्ट ऑफ दी जो उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, एंड 1 out of the 12,000 रिबाउंड और रिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि 12,000 में से एक जो है रिबाउंड हुआ वापस, तो यानी बहुत ही कम जो आपके अल्फा पार्टिकल हैं वो वापस 180 डिग्री से रिबाउंड हुए हैं, ठीक है। उसके साथ ही आगे बढ़े हम। इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर क्या कंक्लूजन निकलेंगे वो देख लेते हैं हम। कंक्लूजन्स ड्रॉन by Rutherford by his experiment, on the basis of his experiment or observations he concluded, क्या conclusion किया उन्होंने, most of the space in an atom is empty, यानी ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, एकदम खाली है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज occupies very small space in an atom, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम स्पेस में है एटम के। All the positive charge and mass resides in very small volume in an atom। समझे इनको, क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर जो स्पेस है वो एटम में वो एम्प्टी है, खाली है। पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाइज वेरी स्मॉल स्पेस इन एटम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो था पॉजिटिवली चार्ज है, और उसको जब
कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से वो रिपेल हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो स्मॉल एंगल से जो रिपल्शन हो रहा था उससे मतलब पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्योंकि बहुत कम हो रहे हैं इसका मतलब वो बहुत ही कम स्पेस में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी है। इसके बाद ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास, है ना, ऑलमोस्ट ऑल द मास, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो वेरी स्मॉल वॉल्यूम एटम के उसमें ऑक्युपाई करते हैं। ठीक, तो ये आपके कंक्लूजन्स हैं, तो यू कैन नोट डाउन। बेस्ड ऑन द experiment, observation, conclusions, he gave his atomic model or postulates, you can say postulates of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो उन्होंने, या फीचर्स कह दीजिए, पोस्टुलेट्स या फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स और फीचर्स क्या हैं, तो इनके जो भी आपके हमारे ऑब्जर्वेशंस थे उनके बेस पर हम बात करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड nucleus, a positively charged nucleus occupies center of an atom. Positively charged nucleus occupies center of an atom. Nearly all mass resides in the nucleus. मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो सेंटर एटम के उसमें होता है स्थित, और जो सारा मास होता है एटम का, ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। जो एटम का मास है वो मेनली न्यूक्लियस के में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उन्हीं के मास की वजह से है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही स्मॉल होता है। जो एक प्रोटॉन है उसका मास 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1840 जो इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर एक प्रोटॉन है। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस ऑक्युपाइज सेंटर ऑफ एन एटम, नियरली ऑल मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। ये बात हो गई, ये फर्स्ट पोस्टुलेट दिया उन्होंने। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, न्यूक्लियस occupies very small volume in an atom। जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम न्यूक्लियस जो है एटम में ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो ये आप पोस्टुलेट्स या फीचर्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो सेंटर एटम का ऑक्युपाई करता है और ऑलमोस्ट ऑल द मास रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ्स में, और न्यूक्लियस जो है वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है एटम का। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स हैं। In the end, we will discuss the drawbacks or limitations, drawbacks of or limitations। Drawbacks और limitation क्या है? He was unable to explain the stability of an atom। बात करते हैं अभी हम। failed to explain the stability of an atom। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ये उनका कहना है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज स्पेसीज है, चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो जब वो रिवॉल्व करता है, कोई भी चार्ज स्पेसीज जब सर्कुलर पाथ पे
रिवॉल्व करती है, और कोई भी सर्कुलर पाथ पे जब रिवोल्यूशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेटेड मोशन में जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट मूव कर रही हो तो वो क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है कंटिन्यूसली, और इसकी वजह से उसकी एनर्जी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी, और ऐसा होते होते वो क्या है, न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब एटम तो स्टेबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन यानी कि स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, और कुछ समय बाद जो है वो न्यूक्लियस में टकरा जाएंगे, तो इसका मतलब एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट एटम्स आर एग्जिस्टिंग। दैट मीन्स जो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी भी क्यों ऐसा है कि ये ऐसा नहीं कर पा रहा। ठीक है, दूसरा, फेल टू एक्सप्लेन द definite lines in hydrogen spectrum। जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है उसमें ये जो लाइंस हैं उसके बारे में भी ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसमें भी फेल हो जाता है। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है वो भी जो है बाद में इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इसमें प्रयास किया। तो आई थिंक आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की सारी बातें क्लियर हो गई, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के एक्सपेरिमेंट क्या है, पहली बात। दूसरी, रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन क्या थे एक्सपेरिमेंट के। तीसरा, उनके कंक्लूजन क्या थे। चौथा, उनके पोस्टुलेट्स क्या थे। और पांचवा जो है हमने बात की ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस क्या है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। तो आई थिंक सारा आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लियर है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।